नमस्कार दोस्तों, वाईसीटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें भी जीएस के पोर्शन का पर्यावरण वाला हिस्सा हमने लिया था। और पर्यावरण में कुल मिला के 3 टॉपिक है। देखिए, एक पर्यावरण और मानव है, दूसरा पर्यावरण क्षरण है और तीसरा पर्यावरण को सुधारने के लिए जो संस्थाएं हैं या जो कार्य किए जा रहे हैं उन पे है ना। जैसे पृथ्वी सम्मेलन हुआ, क्या सम्मेलन हुआ, इन सब पे क्वेश्चन है। तो पर्यावरण पे 3 टॉपिक उन्होंने दिए हैं एग्जाम में। जीएस में इन्हीं तीनों को मिला के पर्यावरण से क्वेश्चन आते हैं। हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन किए, सारे क्वेश्चन तो कर नहीं सकते हैं, पूरी किताब तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए जो आपके लिए फायदेमंद है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे और आपको सारे क्वेश्चन चाहिए तो इसके लिए आपको ई बुक लेनी पड़ेगी यूथ की, या हार्ड कॉपी आप खरीद सकते हैं, बाजार से आराम से उपलब्ध है, या यहाँ फ़ोन करके खरीद सकते हैं। उसमें व्याख्या समेत सारे क्वेश्चन है। आप कोशिश कीजिए, सारी किताब लीजिए। और यहाँ पे आपको कुछ ही टॉपिक, जैसे पर्यावरण के कुछ टॉपिक पढ़ाए गए, वैसे हिस्ट्री के भी टॉपिक, मतलब जीएस के जितने पोर्शन है वो सारे पढ़ाए जाएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक जो है पर्यावरण से रिलेटेड, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। इस पे आए हुए कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है चिपको आंदोलन सा। चिपको आंदोलन आप जानते हैं, बहुगुणा जोशी ने चलाया था, उत्तराखंड में चला था। तब उत्तराखंड हालांकि उत्तर प्रदेश का ही भाग था, गढ़वाल में चला था। इसका मुख्य उद्देश्य था पेड़ों को बचाना। जब ठेकेदार पेड़ों को काटते थे तो गांव के लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, वही चिपको आंदोलन था। इसी क्रम में एक आंदोलन साउथ में चलाया गया जिसका नाम एपिको आंदोलन था। तो चिपको आंदोलन और एपिको आंदोलन, तो जो चिपको आंदोलन है ये सुंदरलाल बहुगुणा से रिलेटेड था। इसका अरुंधति राय आप जानते हैं नर्मदा बचाओ से हैं, मेधा पाटेकर और ये सब, इला भट्ट, ये सब भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो इनके बारे में भी है। तो इसका सही आंसर लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद 2 लोग थे। देखिए इसकी व्याख्या भी लिखी होगी, ये देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, है ना। 9 जनवरी 1927 को इनका सिलयारा नामक स्थान पर जन्म हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद ये लाहौर चले गए थे। देखिए अब यहाँ क्या है, कुछ भी अगर इनसे पूछेगा तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन में आंसर दे लेंगे, यही व्याख्या है, ठीक है। इन्होंने पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि बहुगुणा जोशी ने किसकी स्थापना की थी। पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की थी 1971 में। शराब की दुकान को खोलने के रोकने के लिए विरोध, बाद में ये क्या हो गया, विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से फेमस हो गए। और जब भी ठेकेदार पेड़ों को काटने आता, ये पेड़ों से चिपक जाते और पेड़ों को काटने ना देते, और गांव के लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते थे। इसीलिए इस आंदोलन का नाम ही हो गया चिपको आंदोलन, ठीक है। सुंदर बहुगुणा पेड़ों काटने के लिए, और स्थायी संपत्ति वाले महापुरुष आज भी पर्यावरण गांधी बन गया है। तो ये इसकी व्याख्या है। तो इस व्याख्या में देखिए आप इतनी चीजें दे दी गई हैं कि आपको समस्या, सुंदरलाल बहुगुणा से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा या चिपको आंदोलन से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको एकदम आराम से सही कर लेंगे। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही इस किताब की खासियत है कि हर एक क्वेश्चन इतने अच्छे ढंग से व्याख्या की गई है कि आपको उससे रिलेटेड अगल बगल के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एग्जाम में आने वाले भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो पूर्व एग्जाम में आए हैं वो भी मिल जाएंगे, और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यही खासियत है व्याख्या के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जून 2014 में आया हुआ है। जलवायु परिवर्तन के भयावह परिणामों से बचने के लिए विश्व के सभी देशों में यह सहमति हुई कि औद्योगिक समय की औसत तापमान की वृद्धि की तुलना में धरती के सतही तापमान को किस सीमा से आगे न बढ़ना दिया जाए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो नॉर्मल, ये आप समझिए, ऐसे समझिए, ये बताएं या ना बताएं। हालांकि वैज्ञानिक इसमें लगे थे, बहुत सारी शोधें हुई, उसके बाद ये समझ में आया कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर अर्थ का तापमान उससे ज़्यादा बढ़ता है तो समुद्र का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा और समुद्र के किनारे रहते हुए बहुत सारे द्वीप डूब जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर ए होगा। देखिए व्याख्या, 2010 में कानकून जलवायु परिवर्तन, मैक्सिको में एक जगह है कानकून, वहाँ पे हुआ था संबंधित समझौते में। देखिए अब एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है किस समझौते में, कानकून समझौते में। तो ये भी व्याख्या कर दी गई। परिणाम से बचने के लिए विश्व के सभी देशों ने सहमति बनी कि औद्योगिक समय की औसत तापमान की वृद्धि की तुलना धरती के सतही तापमान के 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे न बढ़ने दिया जाए। उसका मूल कारण वही था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन आपका जो आया हुआ है, ये जून 2014 नेट जेआरएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो पर्यावरण, जल संसाधन, गृह मंत्रालय, रक्षा।
थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। पहले भारत सरकार इस पर ध्यान नहीं देती थी, आपदाएं बहुत आती थी अंग्रेजों के समय, अकाल और बाढ़ बहुत सारी चीज़ें आई। बाद में इसको समझा गया कि जो आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदा, उससे सामाजिक, आर्थिक, है ना, सभी तरह की दिक्कतें आती हैं। इसीलिए इसको गृह मामले के अंतर्गत रखा गया, गृह मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में जो केंद्र का हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है, राज्य का जो हेड होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और जिले का जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। ये भी क्वेश्चन मतलब डीएम होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर सी होगा। देखिए, एनडीएमए केंद्र के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री इस संस्थान का अध्यक्ष होता है। मैंने बताया ना, केंद्र में मतलब पूरे संस्थान का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, उसके बाद राज्य स्तर पर सारी चीजें हैं, ठीक है। 42 सदस्यों का एक मंडल है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, जान लीजिए, ठीक है। इसके अलावा व्याख्या में देखिए, जिसमें प्रख्यात विद्वान, वैज्ञानिक और चिकित्सक के अलावा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न नोडल मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक अनुसंधान एवं तकनीकी संगठनों के प्रमुख शामिल होते हैं। देखिए, आपदा जब आती है तो आपदा से बचने के 3 तरीके हैं। एक, आप आपदा से आने से पहले ही तैयारी कर लीजिए। मान लीजिए आप इलाहाबाद में रहते हैं, इलाहाबाद में हर साल बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने से पहले ही उसकी तैयारी कर ली जाए कि बाढ़ आने पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे लोगों को बचाया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा, है ना। एक तो ये हो गया। एक, आपदा के समय तैयारी की जाती है, जैसे आपदा आ गई तो क्या करना है, त्वरित कार्रवाई, चिकित्सा की तुरंत व्यवस्था करना है, लोगों की जान बचानी है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना है। और एक होता है आपदा के बाद क्या व्यवस्था करें कि अगर भविष्य में इस तरह की आपदा आए तो उससे कम नुकसान हो, ठीक है। अपनी जो आपने अभी तक आपदा के पहले और आपदा के समय जो चीज़ें की थी उसका मूल्यांकन किया जाता है कि इसमें क्या सुधार किया जा सके। तो उसी से राष्ट्रीय आपदा से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनसे जरूर डिजास्टर से मैनेजमेंट से जरूर क्वेश्चन आते हैं, तो उनको ध्यान से पढ़िए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व मौसम संगठन WMO का उद्देश्य 2010-2019 के दशक में जल मौसम हाइड्रोमीटोएरोलॉजिकल आपदाओं के कारण मृत्यु की संख्या, ये देखिए करण का शोषण है, कम करने का इनका उद्देश्य है कि कम से कम इतना तो कम कर लिया जाए कि दिक्कत ना आए। तो इसमें नॉर्मल उन्होंने जो अनुमानित रखा है 50%, लेकिन हालांकि 50% पूरे विश्व में हो नहीं सकता है, लेकिन इन्होंने रखा हुआ है विश्व मौसम संगठन ने, जिसका सही आंसर 50% है। क्योंकि देखिए एम हमेशा बड़ा रखा जाता है, जब 50% एम रखेंगे तो कम से कम 30-40 तो पहुंच ही जाएंगे मेहनत करते करते। तो ये 50% है। विश्व मौसम संगठन जिसे 1873 में खोला गया, 1950 में स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। ये क्वेश्चन बहुत आता है ना, स्विट्जरलैंड में। और जिसका एक उद्देश्य 2010 और 19 के दशक में जल मौसम आपदाओं के कारण मृत्यु की संख्या की तुलना में 50% कम करना है। ये हमेशा ध्यान रखिए, कितना, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विश्वविद्यालय के संदर्भ में पर्यावरण के निम्नांकित से कौन से पहलू अकादमिक कार्य संस्कृति को निर्धारित करते हैं? अकादमिक कार्य संस्कृति को निर्धारित करते हैं। अकादमिक का मतलब होता है डिटरमाइन द एकेडमिक इथूस। तो क्या क्या आकर्षक, भौतिक परसक, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, नहीं, ये सब नहीं करते हैं। कार्यस्थलीय मानवीय संबंधन का संवन, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप आपदा जहाँ आई है उस जगह पे जाएं, पर्यावरण में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखें, है ना, प्रैक्टिकल लाइफ, तो वहाँ के लोगों की समस्याओं को समझें, तब ये सबसे इम्पोर्टेंट। इस तरह के कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आप हमेशा जान लीजिए, ये जो अनुभव होता है वो वहीं जाने पे मिलता है। आप यहाँ से सुन लीजिए कि वहाँ बाढ़ आई, लोग मर गए, तो वो अनुभव आपको नहीं मिल पाएगा। वहाँ जाके वहाँ की त्रासदी देखिए, कितना लोग परेशान हुए, किसके घर में कितना नुकसान हुआ, तब चीज़ें लोगों से बात कीजिए तो समझ में आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, वर्क प्लेस पे हमेशा जाके कोई भी घटना का सही अनुभव आप वर्क प्लेस पे ही जा सकते हैं। आप केवल डाटे जान सकते हैं बाहर बैठ के, लेकिन मानवीय स्वरूप आप तभी जान सकते हैं। जैसे पेंडेमिक, एक बीमारी कोरोना जो हुई, तो कोरोना को वही समझा जिसने कोरोना को झेला है। जिनको कोरोना नहीं हुआ उनको कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जिनके परिवार में, घर में कोरोना हुआ, जिन्होंने लोगों को छोड़ा, उनसे पूछे कोरोना क्या होता है। वो अनुभव डाटा नहीं बता सकता है, वो अनुभव खुद आप जाके चीज़ों को समझेंगे तो बता सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9, वो किस पे है, हालिया अध्ययन से पता चला है कि गंगा नदी निकट भविष्य में और अधिक स्वच्छ नहीं होगी। देखिए ये एकदम सही बात है, हालिया अनुभव से पता चला है, ठीक है, ये एकदम सही बात है, पता चला है। लेकिन इसका कारण क्या है, नदी के प्रवाह का क्षीण होना, ऐसा नहीं हो सकता।
जल शोधन संयंत्रों की विफलता, ऐसा नहीं है, फेल्योर नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं। बढ़ा हुआ जलमल, नहीं ऐसा भी नहीं है, उसकी भी व्यवस्था हो रही है। सबसे मेन है क्लाइमेटिक चेंज, जिसमें मानव रोक नहीं लगा पा रहा है। तो क्लाइमेटिक चेंज अगर होगा तो पॉल्यूशन को कोई नहीं रोक सकता है। या गंगा में जो आपदा है, तो इसका सी आंसर होना चाहिए। देखिए सी। और सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये समझने का क्वेश्चन है, ये समझने का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आप चीज़ों को समझेंगे कि भाई नदी के प्रवाह का छीड़ होना, तो बारिश इतनी होती है, ग्लेशियर है, नदी का प्रवाह क्यों छीड़ होगा। जब नदी में पानी कम हो जाएगा तो सफाई करने में और आसानी हो जाएगी। जल शोधन संयंत्रों की विफलता, ऐसा नहीं होगा। जल शोधन संयंत्र, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर एक चीज़ें बढ़ रही हैं। और बढ़ा हुआ जलमल, नहीं, जलमल को भी निस्तारित किया जा रहा है। अब तो बहुत अधिक किया जा रहा है, अगर पूरा बंद कर दिया जाए तो वैसी समस्या खत्म हो जाए। यहाँ पे जो समस्या है वो किसको लेके है, वो समस्या लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्यावरण मुद्दों से ही संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र समझौते को कौन सा है जिसका संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थन किया गया। चूंकि बहुत सारे समझौते हुए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल और बेसल कन्वर्जन, इनमें बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन केवल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन लेयर से संबंधित है, इसी पे सब लोगों ने सहमति बनाई है। तो इसका आंसर होगा ए। देखिए व्याख्या भी लिखोगी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर्यावरण मुद्दों संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र समझौता है जिसका संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य राष्ट्रों द्वारा समर्थन किया गया है। और ये समझौता किया गया 1987 में। कब किया गया? 1987 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये सूची दी है और सूची को करना है कि कब कब ये हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या है, पेरिस एग्रीमेंट में क्या है, रियो शिखर सम्मेलन में क्या हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये किस देशों ने मिलकर चालू किया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको मिलाना है। ठीक है। तो आप इसको मिला सकते हैं कैसे, जैसे आप देखिए क्योटो प्रोटोकॉल ये संयुक्त कार्यान्वयन है, तो ए का 4 होगा। ए का 4 देखिए कहाँ है, ए का 4 दो जगह दिया है। ठीक है। तो आपको बी का 3 पेरिस समझौता, देखिए राष्ट्रीय रूप में निर्धारित योगदान है, ये भी एकदम सही है। अब आपका रियो सम्मेलन बचा, तो रियो सम्मेलन जो बचा है वो कहाँ हुआ था, जैव विविधता पे है रियो सम्मेलन। जो जैव बायोडाइवर्सिटी पे ब्राजील में जो हुआ, वो जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ था, रियो में हुआ था। तो इसका आंसर, और एक लास्ट बचा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन है कई देशों का। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, डी का 2 ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन हो गया। सस्ती विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, तो डी का 2, तो ये भी सही है। और ए का वो, तो इसका आंसर होगा बी। ये देखिए बी है। इसकी व्याख्या देखिए तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए क्योटो प्रोटोकॉल संयुक्त कार्यान्वयन है, पेरिस समझौता राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान है, रियो शिखर सम्मेलन बायोडाइवर्सिटी पे है, और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सीधी सी बात है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में है। तो ये सारे क्वेश्चन, जब आप इन क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, पेरिस समझौता क्या होता है, रियो शिखर सम्मेलन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है, जब इनको विस्तृत से पढ़ेंगे तब इन क्वेश्चनों को करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इनसे क्वेश्चन आते हैं, ये तो आपको करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसकी व्याख्या की गई है 213। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित से कौन सा प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। 1986 पर्यावरण प्रावधान भारत सरकार का जो किया गया था, उसमें क्या है, पहला है वनों की सुरक्षा और संरक्षण तथा उससे जुड़े मामले, जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, ये तो एकदम नहीं होगा, पौधों की संरक्षण और संरक्षण तथा संजीवन नहीं, मानवीय परिवेश का संरक्षण और सुधार तथा खतरों का निवारण, ये सबसे सही एग्जैक्ट ऑप्शन है जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में दिया गया कि मानव परिवेश का संरक्षण और सुधार तथा खतरों का निवारण। ये मेनली डिपेंड करता था क्योंकि बहुत सारी जनजातियां रहती थी जंगलों में। अब क्या उन जनजातियों को निकाल दिया जाएगा, वो पेड़ पौधों पर आश्रित थी, तो क्या उनके आर्थिक साधन जो है वो छीन लिए जाएंगे, और उसके साथ साथ हमको जानवरों की सुरक्षा भी करनी थी। तो इन सबको देखते हुए इसको लाया गया 1986 का
प्रत्यक्ष रूप से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो उसमें मेन जो उद्देश्य था प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड एबेटिंग इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, सारी चीज़ें यहाँ रिलेटेड थी। 1986 का पर्यावरण अधिनियम जब पढ़ेंगे, जैसे वन्यजीव अधिनियम अलग है, पर्यावरण अधिनियम अलग है, टाइगर पे अलग है, हाथी पे अलग है ना, और घड़ियाल पे अलग है। तो ये सारे डेटे और कब किया गया, क्या कानून उस पर बनाए गए, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, गंगा को स्वच्छ करने के लिए, यमुना को स्वच्छ करने के लिए मिशन कब चलाए पड़े, तो यही सब तो इसमें है ही है, इस टॉपिक में यही सारी चीज़ें हैं और इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है सतत विकास लक्ष्यों पे। सतत विकास लक्ष्यों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इसमें देखिए क्या क्या है। निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों में शामिल है? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, नवाचार और संरचना, नो डाउट ये तो इसमें शामिल ही होगा, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। दूसरा क्या है? यूनिवर्सल हायर एजुकेशन, नहीं, ये इसमें उच्च शिक्षा का इसमें कोई संबंध नहीं है। सी क्या है? असमानता में कमी, ये सब शामिल ही होगा। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप टू द अचीव गोल्स, लक्ष्य, ये एकदम सही है। ठीक है, और ई क्या है? चूज द करेक्ट आंसर, क्लीन है, नहीं, ई भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा ए सी डी। क्या होना चाहिए? ए सी डी। जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम चीज़ों को ऐसे इस्तेमाल करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, चीज़ें खराब भी ना हो और भविष्य के लिए सुरक्षित भी रहें। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। देखिए बी है और व्याख्या भी लिखी है। दी गए विकल्पों में से निम्नलिखित लक्ष्य विकास लक्ष्यों में शामिल है? उद्योग, नवाचार और अवसंरचना, असमानता में कमी और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें दी है, तो आप इस तरह के क्वेश्चनों के आंसर आराम से दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसीसी के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसका योगदान सबसे कम रहा है? 215 में। तो सबसे कम किस में रहा है? परिवहन में, कृषि एवं वन भूमि उपयोग में, उद्योग में और उपयोगिता में। अब ये समय है 2014 में, तो 2014 में परिवहन में कम रहा है। 2014 में कार्बन डाइऑक्साइड उद्योग से और विद्युत उद्योग से सबसे अधिक, तीसरे नंबर कृषि और वन से, परिवहन से कम रहा है। तो नॉर्मली परिवहन से कम रहा है। देखिए इसके सही आंसर ये है, ये 2014 का है, उस समय परिवहन क्षेत्र का योगदान सबसे कम रहा है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में वर्ष 2011 तक कितने राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य थे? ये तो डाटे का क्वेश्चन है ना, डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। उस समय करीब राष्ट्रीय उद्यान 102 और 515 वन्यजीव अभयारण्य से, है ना, इसका रटा आंसर होता है। और अभी कितने हैं ये थोड़ा सा समझ लीजिए। देश में संकटग्रस्त जीव जंतु प्रजातियों में लगातार वृद्धि के कारण वन्य जीव व्यवस्था और संरक्षण के लिए काफ़ी उपाय किए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने सरकारी और गैर सरकारी संगठन केंद्र में स्थापित किए गए हैं और विभिन्न श्रेणियों थी। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, जैव आरक्षित क्षेत्र, नेचर रिजर्व, प्राकृतिक स्मारक और सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल किए गए हैं। 2011 की अगर बात करें तो 102 राष्ट्रीय उद्यान और 515 वन्य जीव अभयारण्य थे, जिनका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। लेकिन 2019 में आप देखिए कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं और 551 वन्य जीव अभयारण्य हो गए हैं। इनका क्षेत्रफल यही व्याख्या के साथ दिया है। तो जब जब चेंज होता रहता है, हम अपनी व्याख्या में इन चीज़ों को चेंज करते रहते हैं। तो आप जब करंट का पढ़ेंगे तो अब देखिए 2014 का है, लेकिन उसके बाद 19 में क्या हुआ है वो भी आपको दिया गया है। यही आपको फ़ायदा मिलना है, यही आपको फ़ायदा मिलना है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शताब्दी विकास लक्ष्यों की समय सीमा क्या थी? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। शताब्दी विकास लक्ष्यों की जो समय सीमा थी वो 2002 से 2015 तक थी। 2002 से 2015 तक थी। देखिए सही आंसर है, ये रटाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाए गए शताब्दी लक्ष्य के समय सीमा 2000 से 2015 के मध्य थी। शताब्दी विकास लक्ष्य के अंतर्गत 8 चीज़ें रखी गई थी। ये भी पूछा जा सकता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण के रूप में जीवन के बिन, ये गरीबी और भूखमरी उन्मूलन, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, लैंगिक समानता, बाल मृत्यु, मातृ स्वास्थ्य, HIV एड्स, पर्यावरण स्थिरता, मलेरिया, इन सब बीमारियों की रोकथाम, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी। तो ये 8 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसमें से भी कोई चीज़ 3 चीज़ें सही देगा, एक गलत देगा और आपसे पूछ लेगा।
तो मेरे पढ़ाने का या हम लोग को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप चीज़ों को समझें, क्वेश्चन को समझें कि इस स्तर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, जो क्वेश्चन है आपका ये 2019 में नेट जेआरएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जब आप चीज़ों को पढ़े रहेंगे तभी तो कर पाएंगे, जब नहीं पढ़े रहेंगे तो चीज़ों को कैसे कर पाएंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा किस आशय से गढ़ा गया है, आप बताइए। कितना आसान है। सामाजिक वन कार्यक्रम, स्वच्छ वायु का, भूमि सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम। तो क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम के लिए ये नारा चुना जाएगा। एकदम सही आंसर यही होगा। ये देखिए दिया भी है ना। प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गढ़ा गया है। इससे बच्चों के मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के साथ साथ उनके महत्व को समझने में आसानी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं कि आप थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए और चीज़ों को कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था। ये मत सोचिए कि सब कठिन क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं, है ना। 219 हमारे पर्यावरण के संरक्षण, विश्वव्यापी जागरूकता और कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु यूएनईपी ने निम्नलिखित में से किस विषय के प्रति विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जोर दिया। विश्व पर्यावरण दिवस जैसे याद होना चाहिए किस तारीख को होता है, 22 मई को। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी आप लोगों को याद रहनी चाहिए। और 2019 में वायु प्रदूषण के लिए दिया था, मेनली किसके लिए दिया था, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए। इसकी व्याख्या पढ़िए तो समझ में आएगा। प्रत्येक वर्ष, है ना, 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, जैसे 1 जून को अर्थ दिवस। देखिएगा आप, जून में ही अर्थ दिवस है, ये दिवस है ये। तो पर्यावरण दिवस 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना है। और 2019 में इसकी मेजबानी चीन कर रहा है और हमारे पर्यावरण के संरक्षण के हेतु विश्वव्यापी जागरूकता एवं कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस का विषय वायु प्रदूषण की रोकथाम है। 2019 में क्या थी, वायु। नेक्स्ट, उसका रीजन भी दे रखा रहता है। यही व्याख्या में फायदा है। किस मंत्रालय की एजेंसी है, ये क्वेश्चन आ चुका है, फिर आया है, गृह मंत्रालय। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, अभी इस क्वेश्चन को हमने कराया था, क्या आया था, गृह मंत्रालय। वहाँ फिर दिया है गृह मंत्रालय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे, जैव आवर्धन। देखिए एक नया क्वेश्चन है, यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा गया है। बायो इन्फ्लेशन क्या होता है, जैव का आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन क्या होता है, जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता का बढ़ना। ये कैसे बढ़ता है, आप समझिए कि जो फूड चैन होती है इस फूड चैन में ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधों को मान लीजिए टिड्डों ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को मोर ने खाया, और मोर को मान लीजिए मनुष्य ने खा लिया। हालांकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसको मानना अपराध है ना, ये ध्यान रखिए, है ना। अब क्या हुआ, ये ऑटोट्रॉफ्स क्या हो गए, पेड़ पौधे हो गए। अगर हमने गेहूं में पेस्टिसाइड डाला, क्या डाला, पेस्टिसाइड डाला, तो वो पेस्टिसाइड इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें और इसमें से इसमें। अब मनुष्य केवल अनाज को भी डायरेक्ट खा रहा है और भी चीज़ें डायरेक्ट खा रहा है, तो इसमें जैव सांद्रता हमेशा बढ़ती जाएगी। सबसे ज़्यादा किसमें होगी, लास्ट वाले में, मनुष्य में। किसमें होगी, मनुष्य में। तो जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता का बढ़ना ही क्या कहलाता है, जैव आवर्धन। क्या कहलाता है, जैव आवर्धन। तो इसमें आंसर होगा ए, इसमें आंसर होगा क्या, ए। ये देखिए ये सही आंसर है, जीवित जीवों में सांद्रता इस तरह बढ़ेगी, समझ लीजिए। बायो मैग्निफिकेशन जो होगा, और ये हमेशा क्या होगा, जो सबसे ऊपर होगा फूड चेन में उसमें सबसे अधिक होगा। फूड चेन में जो सबसे ऊपर होगा, इससे कैंसर भी होता है और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ये व्याख्या इसमें लिखी हुई है। ये व्याख्या आप जब बुक लेंगे तब आराम से इन व्याख्या को पढ़ सकते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संपोषक विकास का लक्ष्य निम्नलिखित किस वर्ष तक प्राप्त करने का। संपोषक का मतलब ही हो गया क्या करना, स्थिति को मेंटेन करना, और ये 2030 तक रखा गया है। मानव विकास सूचकांक 2015 के अनुसार क्या है, संपोषक विकास को प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। ये सब डाटे हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। 17 जो सतत विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना है उसकी शुरुआत की गई थी, और जिसका उद्देश्य 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की स्थापना करना है।
तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, कब का डाटा है, कब पूछा गया है। ये हमेशा चेंज होते रहते हैं और नए नए आते रहते हैं, चूँकि 2030 आने वाला है तो इस वजह से इस पर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से कौन सा अभिकथन नील क्रांति के आदर्श को प्रदर्शित करता है। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ही क्या था, नील क्रांति है, हरित क्रांति है, नील क्रांति है। अच्छा, नील क्रांति है। नील क्रांति का मतलब है वाटर से रिलेटेड हो गया, मछली से संबंधित हो गया, है ना। तो इसमें क्या क्या है, पहला जैव उद्यानों के विकास है, ये तो एकदम नहीं होगा। देश में मत्स्य पालन की पूर्ण क्षमता का विकास करना, ये एकदम सही है। देश में मत्स्य का विकास करना, क्योंकि जो ये ब्लू रेवोल्यूशन है ये मछली के उत्पादन से, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन किसके उत्पादन से संबंधित था, दूध के उत्पादन से, तो ये मछली के उत्पादन से संबंधित है। तो इसमें और देश में मत्स्य पालन, और बात करते हैं थर्ड पे, इम्प्रूविंग द इनकम, वहनीयता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालकों की आय में बढ़ोतरी करना, ये भी एकदम सही बात है। फिर वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए नहीं, वन से कोई संबंधित नहीं है, देश में मत्स्य पालन के समग्र विकास को बढ़ावा देना, ये भी सही है। अगला है समुद्री फिनफिश। देखिए, समुद्री फिनफिश पे नहीं, इसमें मेनली समुद्र पे जो किया गया था ये मछलियों पे जो रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन, इसका मुख्य उद्देश्य था हमारे इंटरनल जो मछलियाँ होती हैं वो उत्पादन बहुत कम है, तालाबों में इन सब में मछली उत्पादन बहुत कम है, उसको बढ़ाने पे ध्यान दिया गया है। तो ये चीज़ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 5। क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और ये ए होगा। देखिए, ए ही है, व्याख्या भी है। देश में मत्स्य पालन के समग्र विकास को बढ़ावा देना, देश में मत्स्य पालन की पूर्ण क्षमता के विकास के लिए अनुकूल परिवेश बनाना, वहनीयता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालकों की आय में बढ़ोतरी करना, ये मेन उद्देश्य, और देश में मत्स्य पालन के समग्र विकास को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें हमारे ब्लू रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है किस पे, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। ये बार बार आ रहा है, 2015 में निर्धारित संपूर्ण विकास लक्ष्य 2030 है। देखिए, अभी हमने सॉल्व कराया, फिर आ गया क्वेश्चन, ये देखिए, ये आंसर होगा 2030। ये बार बार आ रहा है, 8 प्रमुख लक्ष्य हैं। ये लक्ष्य देख लीजिए, इस तरह चार्ट बना के बुक में लिखा गया है, यही इस बुक की खासियत है कि इन लक्ष्यों को भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये लक्ष्य ध्यान से पढ़िए, इन चीज़ों को देखिए, ये पूरे लक्ष्य बुक में इस तरह से व्याख्या करके लिखे गए हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये सारे के सारे 8 लक्ष्य लिख दिए गए हैं, ये 8 लक्ष्य मैंने अभी बता दिए थे, आप यहाँ भी देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है, सतत विकास के लक्ष्यों को। तो इसमें जो सतत विकास के लक्ष्य थे उन्हीं को ध्यान से देखिए, तो अपने आप आंसर समझ में आ जाएगा। पहला है जैसे उत्तरदायी खपत एवं उत्पादन, दूसरा भू जीवन, ठीक है, तीसरा मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार करना, ठीक, ये तो नहीं कहीं था, पर्यावरण व्यवहार सुनिश्चित करना, असमानता में कमी लाना, ठीक है। तो ई, तो ए बी ई होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए बी ई होना चाहिए। देखिए, वही आंसर है। अगर आप पिछले क्वेश्चन में जाते हैं और इसके 8 लक्ष्यों को जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 226, अंडर गोल ऑफ। देखिए, ये सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य 4 में वर्ष 1990 से 2015 के बीच 5 वर्ष से कम आयु की बाल मृत्यु दर प्राप्त करने। देखिए, अब उसको और गहराई से पूछा है, उसको और गहराई से पूछा है। उसमें पूछा है जो बाल मृत्यु दर है उसको कितना कम किया जाए, कितना लक्षित किया जाए। तो इसका सही आंसर है कितना, 2/3। कितना किया जाए, 2/3 किया जाए। ये डाटे हैं, आपको रटने पड़ेंगे सतत विकास लक्ष्य में। देखिए, 1990 से 2001 के बीच 5 से कम ऐसे मृत्यु दर प्राप्त की जाए और लक्षित कमी कितनी की जाए, 2/3 की जाए, 2/3 की जाए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में, देखिए ये भी आया हुआ JRF जून 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। फिर ये उसी से रिलेटेड है, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार करना, ओजोन परत में क्षरण को नियंत्रित करना, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार करना, स्मार्ट सिटी अवसंरचना, इन सब चीज़ों को दिया है। तो आप दिया बहुत सारा रहेगा, लेकिन आप उन्हीं 8 को याद रखेंगे तो इसका आंसर आराम से दे लेंगे। देखिए, ACE इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ, ठीक है, और उसके बाद ओजोन परत, वो तो बात ही कहीं नहीं की गई थी। मलिन बस्ती की बात की गई थी, ये एकदम सही है। उसके बाद
क्रिएटिंग स्मार्ट सिटी की कोई बात नहीं की गई है। लैंगिक समझौते की बात की गई है ई, तो इसमें ACE, तो ये सही आंसर होना चाहिए। देखिए सही आंसर है। वो बार बार वही सारी चीज़ें दे रही है, HIV, शिशु मृत्यु दर करना, मातृत्व स्वास्थ्य, लिंग समानता, ये 8 चीज़ें आप याद कर लीजिए। ये याद रहेंगी तो आप शताब्दी विकास लक्ष्य 2030 है इसकी डेट, ये भी याद रखिए। ये 8 लक्ष्य याद रखिए, कंठस्थ कर जाइए, ये एग्जाम में जरूर इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, लाइफ बिलो वाटर एम्स टू कंजर्विंग एंड सस्टेनेबली यूजिंग। संपूर्णीय विकास लक्ष्य जीवन के नीचे जीवन को किसके संरक्षण एवं संपोषणीय अनुप्रगति उपेक्षित है। भूगर्भीय जल संसाधन, नदियां, झरने, तालाब, झील संसाधन, महासागर, समुद्र, समुद्रीय संस्थान, बदलते हुए वेटलैंड, दलदली भूमि के बारे में है। तो इन चीज़ों को देखिए, ये मेनली किससे रिलेटेड है, ओशन, सी और मैरीन रिसोर्सेज से। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है, गो लाइफ बिलो वाटर, तो ओशन, सी और मैरीन रिसोर्सेज पे सबसे अधिक ध्यान देना है। संपोषणी विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन, जल के नीचे जीवन कहाँ, महासागरों, समुद्रों और समुद्री संस्थानों में, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है और इसी पे रिलेटेड ये प्रोग्राम है। यहाँ पे जो हम प्रोग्राम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम पर्यावरण के क्षरण को रोकने के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है इसी पे हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये अगला है, क्या है, शताब्दी विकास लक्ष्य, फिर वही लक्ष्य है 2 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को वर्ष 2015 तक हर जगह बच्चों द्वारा निम्नलिखित कौन सा पाठ्यक्रम पूरा किया जाना सुनिश्चित करना था। देखिए अब ये जो बच्चों का था तो उसमें सबसे बेसिक नीड क्या है, प्राइमरी एजुकेशन। हम सेकेंडरी एजुकेशन की तब बात करेंगे जब प्राइमरी पे सफल रहेंगे, और प्राइमरी पे सफल जो हो गया, कक्षा 5 तक पढ़ लिया, वो अपना नाम पढ़ने लगा, अपने नाम का सिग्नेचर करने लगा, वो तो आ गया लिटरेट में। तो भारत जैसे देशों में या श्रीलंका जैसे देशों में तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो बेसिक प्राथमिक शिक्षा, बेसिक क्या है, प्राथमिक शिक्षा है, तो प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड चीजें चलेंगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका जो आया हुआ है 2020 JRF में आया हुआ है और इसकी व्याख्या भी इसमें दी गई होगी। तो अब ये क्वेश्चन पढ़िए, क्या है, शताब्दी विकास लक्ष्य, फिर उसके आगे विश्व में उन्नति सबसे कम संतोषजनक रही है। अब उसके परिणाम, जो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, उसके परिणामों में क्या क्या दिक्कत आ रही है, सबसे कमी किसमें रह गई है। सबसे कमी जो रह गई है, पहला, वर्ष 2015 तक ठहराव और HIV एड्स के फैलाव में परिवर्तन का आरंभ, ये हो चुका है नो डाउट। HIV जो एक बहुत खतरनाक बीमारी थी, STD बीमारी थी, उस बीमारी में बहुत हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है। फिर 2015 वर्ष 2015 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लैगिंग असमानता को भी हमने दूर कर लिया है। अब आप गांव में खुद देख सकते हैं कि जितने लड़कियों की साइकिल रहती है, जितनी लड़कों की साइकिल रहती है, उतनी लड़कियों की भी रहती है ना। और बहुत सारी राज्य सरकारें इस पर प्रोत्साहन भी कर रही हैं, स्कूटी बांट रही हैं, साइकिल बांट रही हैं, लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं, तो ये भी है। फिर जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल पर नो डाउट कमी हो रही है ना। अब लोग समझ रहे हैं, है ना, पहले की तरह क्या है, जन्म दर में कमी आ गई है, ये बात एकदम सही है। भूख से पीड़ित व्यक्तियों के अनुपात को आधे से कम करना, ये कभी नहीं हो सकता, इतनी जल्दी नहीं हो सकता इस लक्ष्य के हिसाब से, तो यही गलत होना चाहिए। ये देखिए यही सही है। 2015 तक भूख से पीड़ित व्यक्तियों के अनुपात को आधे से कम करना के अंतर्गत समग्र विश्व में उन्नति सबसे कम संतोषजनक है और हमेशा रहेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और इतने सारे रिसोर्सेज हैं वो इतने कम हो गए हैं कि हम चाह के भी इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते या कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो भुखमरी को मिटाया जा सके। ये अभिशाप है पूरे विश्व के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो किससे रिलेटेड है, शताब्दी विकास लक्ष्य से ही रिलेटेड है। इसमें कौन कौन सी चीज़ है, अत्यधिक निर्धनता और भूख का उन्मूलन करना, ठीक है, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, अभी आपने देखा, जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्या समाधान करना, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, सभी के लिए ऊर्जा सुनिश्चित करना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऊर्जा की बात तो कहीं नहीं की गई थी। तो इन सब चीज़ों को देखिए, ABD आंसर है, ABD आंसर है, ABD। तो ए में क्या है, भूखा और निर्धनता का, अभी इस पर बात हुई, मातृ स्वास्थ्य ही है, और उसके बाद डी महिला सशक्तिकरण, इन्हीं तीनों पे बात की गई है। तो ये है, 8 याद रखिए, मैं कह रहा हूँ 8 से बार बार क्वेश्चन। ये देखिए शिफ्ट सेकंड में भी पूछा गया है, जून 2020 UGC नेट JRF में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो किससे रिलेटेड है,
फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से ही रिलेटेड है, कौन सा मुद्दा नहीं है जिसका शताब्दी विकास लक्ष्यों के तहत समाधान किया जाना था? शिशु मृत्यु दर, प्राइमरी समर्थन, मानव अधिकार की बात नहीं की गई है, तो यही होना चाहिए सी। अभी वो 8 लाख तो मुझे भी याद हो गए पढ़ाते पढ़ाते, हालांकि पहले से भी थे, आपको भी याद हो गए। आप तो देखिए क्या हुआ, शुरू के 1-2 क्वेश्चनों में दिक्कत हुई लक्ष्य पे, और अब धीरे धीरे आपको भी समझ में आ रहा होगा और मुझे भी समझ में आ रहा है कि अब चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ऑप्शन देखते ही समझ में आ जा रहा है कि ये तो इसमें था ही नहीं, 8 लाख जो थे वो फिक्स हो गए हैं, किससे किससे रिलेटेड है। ये देखिए ये 8 लक्ष्य हैं, इनको बार बार देख लीजिए। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी, अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता, बाल मृत्यु दर, HIV और मलेरिया और मातृत्व सुधार में सुधार, ये क्षेत्र आपने देख लिए तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विकास हेतु वैश्विक सहभागिता के शताब्दिक विकास लक्ष्य में विशेषकर निम्नलिखित में किस नई प्रौद्योगिकी का लाभ मुहैया कराना अभिकल्पित है? देखिए अभिकल्पित है मतलब बातें की जा रही हैं, अभी नहीं। सूचना एवं संचार, कृत्रिम प्रज्ञा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने लोगों ने सुना है? बहुत कम लोगों ने सुना है। सबसे अधिक बात इसी पे हो रही होगी, और नाभिकीय प्रौद्योगिकी पे बात हो चुकी है, ठोस अपशिष्ट पे बात हो चुकी है, तो बचा क्या? यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। लेकिन इसका लक्ष्य क्या दिया है? अच्छा डेट नहीं दिया है। नई प्रौद्योगिकी का लाभ मुहैया कराना अभिकल्पित है, इसमें होना चाहिए कृत्रिम प्रज्ञा, लेकिन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन भी अभी वर्ल्ड लेवल पे नहीं पहुंचा है। हो सकता है आयोग ने ये आंसर दिया हो, इस वजह से है, वरना इन तीनों पे तो हम पहले ही आगे जा चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बातें हो रही हैं जो नहीं हो पाई हैं, तो इसका सही आंसर अभी के हिसाब से बी ही होना चाहिए, है ना। आयोग ने लेकिन ये दिया होगा, ये क्वेश्चन कब आया है? 2020 का आया है, लेकिन अब आएगा तो आप इस पे यही मारिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही एकदम नई चीज है जिसपे बातें हो रही हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए, नई प्रौद्योगिकी को मुहैया कराना, ये विकास हेतु वैश्विक सहभागिता, ये इन्होंने क्वेश्चन में दिया नहीं है ना कि कौन सी सहभागिता किसके विकास के है। अगर ये सहभागिता का ईयर दिया होता तो आसान ही रहता। यहाँ पे विकास हेतु वैश्विक सहभागिता के शताब्दिक विकास लक्ष्य में विशेषकर निम्नलिखित किन नई प्रौद्योगिकी का लाभ मुहैया कराना अनिवार्य है, तो आर्टिफिशियल की बात नहीं हो रही होगी, इस वजह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इसका सही आंसर हो जाएगा इस आधार पे। लेकिन आज के आधार पे ये चीजें बदल गई हैं, तो आपको भी देखना है कि क्वेश्चन कब पूछा गया था, कब क्या परिस्थितियां थी, अब क्या परिस्थितियां, और उनके हिसाब से चेंज होते जाना है। लास्ट क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि लगभग 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए। शताब्दी विकास लक्ष्य फिर 2015 तक प्राप्त किए जाने थे, फिर उसको 2030 तक बढ़ा दिया गया है, ये भी सही है, और अब नई गाइडलाइन में 2035 कर दिया गया है। इसमें संधारणीय विकास लक्ष्य 2015 से प्रभावी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, इसका केवल सी आंसर होगा, ए और सी, क्योंकि ये 2030 है। क्या है? 2030 तक गाइड करते रहेंगे, ये होगा। ये शताब्दी विकास लक्ष्य पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। तो अधिकतर क्वेश्चन आपको शताब्दी विकास लक्ष्य से, लास्ट के 10 क्वेश्चन तो लगभग उसी से मिले हैं, और इसका बताने का मुख्य उद्देश्य था क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। तो आप व्याख्या पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा YCT को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और जब ई बुक के माध्यम से या बुक आप खरीदेंगे तो आपको इसके पूरे 200-400 क्वेश्चन जो आज तक किसी भी एग्जाम में आए हैं मिलेंगे, और आपको नो डाउट बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो कल हम लोग और किसी GS के किसी और टॉपिक पे या पर्यावरण पे ही बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।